हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी जो एग्ज़ाम होती है, जिसके थ्रू आईएएस आईपीएस ये सब कैडर अलॉट होते हैं, तो हमारी कंट्री में इस एग्ज़ाम को, हमारी कंट्री में ही नहीं वर्ल्ड में वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम जो होती है वो यूपीएससी उसमें से एक है। और इसे क्रैक करने के बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस सर्विस या फॉरेन सर्विस में जो भी सिलेक्ट होते हैं, दोज पीपल आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट अमंगस्ट मैनी। ठीक है, तो वो एक तरीके से क्रीम लोग वो लोग माने जाते हैं। और ये माना जाता है कि हमारे देश में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, आईएएस जो होते हैं, वो रिफॉर्मर्स की तरह भी काम कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा कि किसी आईएएस का इंटरव्यू होता है या किसी आईएएस में जिसका सिलेक्शन होता है उससे पूछा जाता है, बोले वाई यू वुड लाइक टू ज्वाइन आईएएस, क्यों आप एक आईएएस बनना चाहते हैं, क्यों आप आईएएस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम हैव द सेम आंसर, दे वांट टू ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। तो आईएएस एक ऐसा पर्सन माना जाता है जिसके पास इतनी पावर्स होती है, जिसके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो अगर चाहे तो समाज में एक पॉजिटिव बदलाव, एक सकारात्मक बदलाव, एक सकारात्मक सोच और कई ऐसे मुद्दे जो कि सरकार के द्वारा नोटिस नहीं किए जाते हैं, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में बैठे पर्सन होते हैं वो लोग उसमें भागीदारी कर कर उसमें अपना एक दायित्व निभाकर इन चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो ऐसे ही आज एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की हम बात करने वाले हैं, टी एन शेषन। एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में जो इलेक्शन रिफॉर्म्स थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वो लाने में एक बहुत बड़ा योगदान निभाया। जिन्होंने ये बताया कि अगर एक पर्सन चाहे, अगर एक पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर चाहे तो वो अपनी पावर्स का यूज करके कितने अच्छे अच्छे बदलाव सोसाइटी के लिए कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम टीएन सेशन के बारे में पढ़ना। तिरुनेल्वेली नारायण अय्यर सेशन, टीएन सेशन का जन्म 15 दिसंबर 1932 को थिरुनेल्वेली विलेज, जो कि पालघाट केरला में है, वहाँ पर हुआ था। ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट और एक ब्यूरोक्रेट रहे जिन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सर्व किया। ये 6 भाई बहन थे, जिनमें से टीएन सेशन जो थे वो सबसे यंगेस्ट थे और इनके जो पिता थे वो लॉयर थे उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सबसे पहले इनके अगर हम शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी जो स्कूलिंग थी वो बेसल इवेंगेलिकल मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की, और जो अपना इंटरमीडिएट था वो इन्होंने गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज पलक्कड़ से पूरा किया। इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन था वो बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स डिग्री फिजिक्स में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त की, और उसके बाद वहीं पर ये 1950 से 1952 तक इन्होंने पढ़ाया भी। 1953 में इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज को छोड़ा और उसके बाद उन्होंने पुलिस सर्विस एग्जामिनेशन जो होती थी वो क्लियर की, बट उसे इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। फिर इन्होंने 1954 में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक किया एंड उसके बाद 1955 में तमिलनाडु कैडर में एज अ ट्रेनी आईएएस इन्होंने वहाँ पर ज्वाइन किया। नाउ, तो पहले इन्होंने पुलिस सर्विस को छोड़ा, फिर इनका जो एक सपना था, जो एक एम था, ये एक आईएएस बनना चाहते थे, वो ये बने, इन्हें तमिलनाडु कैडर मिला। अब इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में करियर कैसा रहा, क्योंकि सेशन के बारे में हमेशा ये कहा जाता था कि वो काफ़ी रिजिड थे, वो अपने डिसीजंस को लेके, वो अपनी डिसीजन मेकिंग को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। इफ़ ही वांट टू डू समथिंग तो वो करते थे, अगर उन्हें कोई चीज़ सही नहीं लगती थी तो वो फिर यही नहीं देखते थे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में या पॉलिटिकल दबाव में आकर वो कोई भी अपना बयान या कोई भी फैसला नहीं बदलते थे। वो हमेशा अगर उन्हें लगता था कि वो चीज़ सही है तो वो उस पर अड़े रहते थे। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में इस तरीके से वर्किंग होना, ये भी एक काफ़ी मुश्किल होता है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, कि एक हायर हायरार्ची जो है उन लोगों को चैलेंज करना। तो सेशन वॉज अपॉइंटेड एन अप्रेंटिस एडमिनिस्ट्रेटर एज एन असिस्टेंट कलेक्टर फॉर अ ईयर एट कोयम्बटूर एज अ ट्रेनी। तो एज अ ट्रेनी उन्हें कोयम्बटूर में एज एन असिस्टेंट कलेक्टर अपॉइंट किया गया। उसके बाद उनकी जो पहली अपॉइंटमेंट मेन हुआ वो एक सब कलेक्टर के रूप में डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में हुआ। देन वहाँ से उन्हें जो रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरीट था मद्रास में, वहाँ पर उन्हें भेजा गया,
और वहाँ पे उन्हें डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स एंड डेप्यूटी सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, जहाँ पर के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम होते थे पंचायत के लिए, उसे उन्होंने मैनेज किया 1958 से लेकर 1962 तक। 1962 में उन्हें जो डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाया गया मद्रास का, ठीक है। देन 1964 में पहली बार वो कलेक्टर बने मदुरई डिस्ट्रिक्ट के, एंड आफ्टर 2.5 ईयर्स मदुरई डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के रूप में उन्होंने 2-2.5 साल तक काम किया। देन उसके बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चले गए। उन्होंने एक जो फेलोशिप होती थी एडवर्ड एस मेसन फेलोशिप, वो उन्हें मिली थी, एंड देन उन्होंने वहाँ से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स डिग्री अपनी प्राप्त की 1968 में। और जब वो हार्वर्ड गए थे तो वहीं पे उनका जो एक कनेक्शन डेवलप हुआ था सुब्रमण्यम स्वामी के साथ, जो कि उस समय पर उनके एसोसिएट प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो 1968 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स पूरा करने के बाद जब 1969 में टीएस सेशन वापस आए तो उन्हें सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। 1972 से 1976 तक उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम किया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में। और 1976 में देखिए, आपने अगर कभी एक आईएएस के बारे में सुना हो या फिर अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हो, तो जो आईएएस होते हैं इनको स्टेट जो अलॉट होता है वहाँ तो ये काम करते ही हैं, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जो अच्छे आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं उन्हें कभी भी सेंट्रल पोस्टिंग में वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं। तो चूंकि टीएन सेशन भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, तो पहले उन्होंने तमिलनाडु में काम किया। देन जब सरकार को लगा कि नहीं ये पर्सन अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उन्हें सेंटर में लाया गया। फिर उसके बाद जब उनकी वहाँ ज़रूरत खत्म हो गई देन उन्हें वापस तमिलनाडु भेज दिया गया। तो इन 1976 ही रिटर्न टू तमिलनाडु। 1976 में वो वापस तमिलनाडु गए एंड वहाँ पर उन्हें स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर रहे, मतलब वहाँ का जो उद्योग मंत्रालय था उसके सचिव के रूप में उन्होंने काम किया। जो वहाँ का कृषि मंत्रालय था तमिलनाडु का, उसके सचिव के रूप में उन्होंने काम किया फॉर अ ब्रीफ पीरियड, एक छोटे छोटे समय के लिए। देन वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे तमिलनाडु के, उनके साथ उनके कुछ डिफरेंसेस हो गए और उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया और वो दिल्ली चले गए। और दिल्ली जाने के बाद जब वो दिल्ली पहुँचे तो उन्हें वहाँ पर ओएनजीसी जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, उसके मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया। 2 साल तक ओएनजीसी में काम करने के बाद उन्हें जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है वहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया 1980 से 1985 तक। आफ्टर डेट उन्हें सेक्रेटरी बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का 1985 से 1988 तक। अब ये जो समय था टीएन सेशन का एज अ सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से क्रिटिकल रहा, क्योंकि इस समय पे जो टेहरी डैम बना है जो कि उत्तराखंड में है और जो सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा रिवर पर बना है, ठीक है, तो इन जो डैम बने हैं इनका उन्होंने काफ़ी अपोज किया। इनके बनने का वो काफ़ी अपोज कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग जो उस टाइम पे इन्वायरमेंटलिस्ट थे उन लोगों का साथ दे रहे थे। उनका भी ये मानना था कि ये डैम बनने से जो आसपास की जो एरिया है वो डूब जाएगा या फिर आसपास का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो हार्म होगा। तो इस कारण जैसा कि हमने आगे भी ये बात की थी कि टीएन सेशन जो थे वो अपने डिसीजन मेकिंग को लेके काफ़ी आप कह सकते क्लियर थे, क्रिस्टल क्लियर। उनको अगर लगता था कि दिस इज़ रॉन्ग तो वो अपनी जो एक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म जो काम करने के लिए वो आए थे तो वो उसमें अपनी राय बिल्कुल बेझिझक बिना डरे रखते थे। और यही उनकी एक आप कह सकते हैं खूबी भी थी और खामी भी थी। खूबी इसलिए थी क्योंकि अच्छा करते थे तो लोगों को अच्छा लगता था, और खामी इसलिए थी क्योंकि जो पॉलिटिकल हायरार्की में लोग थे उन्हें उनका जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर था वो पसंद नहीं आता था। तो उनका जो स्टिंट रहा एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट 1985 से 1988 तक, तो टेहरी डैम, सरदार सरोवर डैम, इनका उन्होंने अपना अपोज किया। बट आखिर में वही होता है कि हमारे देश में जो चाहते हैं नेता, जो राजनीति में लोग बैठे होते हैं वही होता है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उन्होंने अपोज तो किया बट उनकी बात को अनसुना करके उनके फैसले को ओवर रूल कर दिया गया। उसके बाद उन्हें एडिशनल पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी दी गई इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, जहाँ पे उन्होंने 1989 तक काम किया। देश की जो आंतरिक सुरक्षा होती है उसकी सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने काम किया। 1988 में वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी सेक्रेटरी के रूप में अपनी सेवाएं दी उन्होंने लगभग 10 महीनों के लिए।
एंड देन आफ्टर जो हमारी कंट्री की सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होती है जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है, तो उन्हें हमारे देश के 18वें कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया 1989 में। और उसके बाद जो हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन होता था, योजना आयोग जिसे कहते थे, जिसे बाद में 2015 में नीति आयोग का नाम दे दिया गया, उसके मेंबर के रूप में भी टी.एन. शेषन ने सर्व किया। तो टी.एन. शेषन का जो करियर रहा उसमें उन्होंने कई चैलेंजिंग पोजीशंस, कई ऐसे टास्क अपने हाथों में लिए और पूरे किए जो कि काफ़ी कठिन थे। तो वही होता है कि जब इंसान, कहते हैं ना कि जब कोई इंसान चुनौतियों का सामना करता है तभी वो मजबूत बनता है। एडवर्सिटी मेक्स अ पर्सन मोर बेटर, एडवर्सिटी मेक्स अ पर्सन मोर बेटर देन व्हाट ही इज। कोई भी पर्सन जो होता है उससे अच्छा बनने के लिए उसे एडवर्सिटीज को फेस करना पड़ता है। और वही टी.एन. शेषन के साथ भी था कि उन्होंने इतनी एडवर्सिटीज फेस की कि एक पर्सन के रूप में, एक रिफॉर्मिस्ट के रूप में, और पर्टिकुलरली एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो काफ़ी इवॉल्व हुए। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टिंट रहा उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में वो था जब उन्हें इलेक्शन कमिश्नर के रूप में चुना गया, जब उन्हें चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जब उन्हें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में चुना गया, तब टी.एन. शेषन ने जो किया वो आज भी भारत में हर कोई जब भी उसके बारे में सुनता है, पढ़ता है या याद करता है तो एवरीबडी विल गो विथ एन आव कि व्हाट अ पर्सन ही इज, व्हाट एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वॉज, क्या थे वो, कितने अच्छे थे। तो उन्हें 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में, 10वें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में 12 दिसंबर 1990 को चुना गया। और उन्होंने 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में काम किया। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जब वो हार्वर्ड में पढ़ने के लिए गए थे उस समय पे 1968 के आसपास, तो हार्वर्ड में जो उनके एसोसिएट प्रोफेसर थे सुब्रमण्यम स्वामी, उनसे उनके रिलेशंस काफ़ी नज़दीकी हो गए थे। तो वही सुब्रमण्यम स्वामी उस समय पर एक कानून मंत्री के रूप में कैबिनेट में थे और उनका एक बहुत वाइटल रोल था टी.एन. शेषन के अपॉइंटमेंट में। ही बिकेम बेस्ट नोन फॉर हिज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वो लाए, जो भी चुनाव के क्षेत्र में जो बदलाव वो लाए, उसके लिए उन्हें जाना जाता है। ही रीडिफाइंड द स्टेटस एंड विजिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग, जो कि एक तरीके से बिल्कुल आप कह सकते थे कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन गया था जो दबा सहमा सा रहता था, तो उसके स्टेटस को, उसकी विजिबिलिटी को रीडिफाइन करने का जो काम किया था वो किया था टी.एन. शेषन ने। ही आइडेंटिफाइड मोर देन 100 इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस एंड रिफॉर्म द इलेक्शन प्रोसेसेस। उन्होंने कई ऐसी इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, कई ऐसी खामियां जो चुनाव में थी, जो किसी के ये जो जनप्रतिनिधि चुने जाते थे, जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसके अंदर थी, उसे उन्होंने फाइंड आउट किया, आइडेंटिफाइड किया और पूरी इलेक्शन प्रोसेस को रिफॉर्म किया। क्या रिफॉर्म्स थे जो शेषन लाए थे, जो कि आज भी इतने बड़े बदलाव हैं कि आज भी अगर हम सोचते तो हम सोचते कि बिल्कुल उनके द्वारा लाए गए जो रिफॉर्म थे, उन्होंने जो राजनीति थी उसे पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। सम ऑफ रिफॉर्म्स ही इंप्लीमेंटेड इंक्लूड इन्फोर्समेंट ऑफ इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, जो आचार संहिता हम कहते हैं चुनाव की, उसे इन्फोर्स करने का जो काम था ये भी टी.एन. शेषन ने शुरू किया था। वोटर आईडीज फॉर ऑल एलिजिबल वोटर्स, जितने भी एलिजिबल वोटर्स थे, जो भी लोग चुनाव में चुनाव डालने के लिए एलिजिबल थे, सबके लिए वोटर आईडी बनवाना। लिमिट ऑन इलेक्शन कैंडिडेट्स एक्सपेंडिचर, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जो आप कह सकते हैं कि उम्मीदवार खड़ा हुआ था, उनके खर्च पर एक लिमिट लगाना, एक सीलिंग लगाना, क्योंकि चुनाव सिर्फ पैसों से अगर लड़ा जाता या सिर्फ पैसों के दम पर लड़ा जाए तो पैसे वाला आदमी जीत ही जाएगा। बट एक जो लिमिट होती है कि एक सीलिंग लगा दी जाए, उससे कहीं ना कहीं जो होता है चुनाव एक फेयर रूप में लड़ा जाता है। अपॉइंटिंग इलेक्शन ऑफिशियल्स फ्रॉम स्टेट्स अदर देन द वन फेसिंग पोल्स, ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मैं भी मानता हूँ और आप सब भी मानेंगे, और था भी, कि एक स्टेट में जब चुनाव हो रहे हो तो वहां पे जो इलेक्शन ऑफिशियल्स रहते थे उन्हें दूसरी स्टेट से अपॉइंट करना, ताकि वो किसी भी नेता या किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति जो उस स्टेट का है उनसे इन्फ्लुएंस ना हो और एकदम बेखौफ होकर, एकदम निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएं।
ही कर्ब्ड सेवरल मैल प्रैक्टिसेस लाइक ब्राइबिंग और इंटिमिडेटिंग वोटर्स। उन्होंने कई मैल प्रैक्टिसेस जो होती थी, जैसे जनप्रतिनिधियों द्वारा जो चुनाव में उस टाइम उम्मीदवार खड़े होते थे उनके द्वारा रिश्वत देना, वोटर्स को डराना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर ड्यूरिंग इलेक्शंस, इलेक्शन के टाइम पे शराब वगैरह बांटना, यूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स, सरकारी जो धन होता है, सरकारी जो संपत्ति होती है, सरकारी जो मशीनरी होती है, उसका कैंपेनिंग में यूज करना, उसको भी उन्होंने मतलब इस चीज को भी कम किया। अपीलिंग टू वोटर्स कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स, किसी भी मतलब वोटों के लिए व्यक्तियों को, लोगों को जाति के नाम पर वोट मांगना, धर्म के नाम पे वोट मांगना, या फिर किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को कैंपेन के लिए यूज करना, लाउड स्पीकर और हाई वॉल्यूम म्यूजिक को विदाउट प्रायर रिटर्न परमिशन। जैसे अभी भी आपने देखा होगा कि कई बार जब ये चुनाव वगैरह होते हैं तो आचार संहिता जब लग जाती है तो आचार संहिता के पहले भी जो भी ये जो स्पीकर्स वगैरह रहते हैं इन पे एक लिमिट लगाई जाती है पर्टिकुलर शासन के द्वारा कि इनका जो यूज़ होता है वो एक लिमिट में ही किया जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे रिफॉर्म थे जिन्होंने हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली थी, हमारे देश की जो चुनाव प्रक्रिया थी, उसे पूरी तरीके से बदल के रख दिया। और ये टीएन सेशन के रिफॉर्म्स थे कि जब 1999 का इंडियन जनरल इलेक्शन हुआ तो उनके इन रिफॉर्म्स के कारण 1488 जो कैंडिडेट थे वो डिस्क्वालीफाइड कर दिए गए 3 साल के लिए, क्योंकि वो जो उनके एक्सपेंडिचर अकाउंट था, जो उनके खर्चे के लिए जो अकाउंट उनके पास था, वो उसका जो ब्यौरा था वो सबमिट ही नहीं कर पाए। और ये भी रिपोर्ट मिलती है कि जब टीएन सेशन इलेक्शन कमिश्नर थे तो उन्होंने 40,000 से ज़्यादा एक्सपेंडिचर अकाउंट का रिव्यू किया था और 14,000 से ज़्यादा प्रत्याशी जो थे उनको गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए डिस्क्वालीफाई भी किया था। और 1992 में उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हुए इलेक्शन कमीशन ने इन्हीं सब इलेक्ट्रल इश्यूज के कारण, इन्हीं सब ये जो खामियां थी, ये जो कमियां थी, या फिर ये सब जो पॉलिसीज थी जो कि स्टेट में इम्प्लाई की जाती थी और जो कि एक निष्पक्ष चुनाव के लिए, एक फेयर इलेक्शन के लिए बिल्कुल गलत थी, उनको देखते हुए 1992 में इलेक्शन कमीशन ने बिहार और पंजाब में चुनाव भी कैंसिल कर दिए थे। अब एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में तो उनका जीवन काफी शानदार रहा। अब जब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे तब वे क्या कर रहे थे, तो उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको एशिया का नोबल भी कहा जाता है, जो कि फिलीपींस की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वहाँ के राष्ट्रपति की याद में, तो उन्हें गवर्नमेंट सर्विस के लिए 1996 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया था। अपने रिटायरमेंट के बाद एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने 1997 के इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी वो प्रतिभागी बने, उन्होंने भाग लिया, बट वो के आर नारायणन से चुनाव हार गए थे। उसके बाद जो ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है चेन्नई में, वहाँ पे वो लीडरशिप पढ़ाने लगे। और उसके बाद थोड़े टाइम के लिए वो जो LBS-NAA लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन अकेडमी जो है मसूरी में, जहाँ पे हमारे IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग वगैरह होती है, कुछ समय के लिए उन्होंने वहाँ भी अपनी सेवाएं दी। He fought on a Congress ticket against BJP's veteran लाल कृष्ण आडवाणी in 1999 from गांधीनगर एंड lost। और कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने 1999 के जनरल इलेक्शन में, 1999 के जनरल इलेक्शन में भाजपा के जो कद्दावर नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा गांधीनगर से, पर वो हार गए। एंड ही प्रेस्ड द पॉलिसीज ऑफ राजीव गांधी। वो हमेशा मानते थे कि राजीव गांधी की जो पॉलिसीज थी, उनके जो रिफॉर्म्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। एंड एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड, हर चीज़ का, हर अच्छी चीज़ का एक अंत होता है। और वैसे ही टीएन सेशन अपने घर पर चेन्नई में 10 नवंबर 2019 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और इस प्रकार हमारे देश ने एक ऐसा ऑफिसर, एक ऐसा पर्सन खोया जिसने हमारे देश की चुनावी राजनीति को, जिसने हमारे देश के जो चुनाव होते हैं उन्हें पूरी तरीके से हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यही उनके कार्य थे, यही उनके कर्म थे, जिनके कारण उनका नाम आने वाले हजारों सालों तक, जब तक हम लोग रहेंगे या फिर जब तक हम इस देश में चुनाव देखेंगे या चुनाव में होने वाले सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं उन्हें देखेंगे, तो टीएन सेशन एक ऐसा नाम रहेगा जिसे भुला पाना लगभग नामुमकिन होगा। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।